हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में स्टैटिक जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक सब टॉपिक जिसका नाम है इंटरपोल, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। आपको बताएं कि ये स्टैटिक जीके का हमारा जो सीरीज है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर बैंक का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी स्पेशल का कोई एग्जाम हो या रेलवे, टीचिंग, एनडीए, सीडीएस, जहां जहां स्टैटिक जीके आता है सभी में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सब के लिए ये हमारा सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और जान लेते हैं कि इंटरपोल यानी जिसे हम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं, की स्थापना कब होती है। तो देखिएगा, इसकी स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट 1923 में वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना, यहां पर इसकी स्थापना होती है। लेकिन एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जिसका नाम अब हम बार बार इंटरपोल बोल रहे हैं, ये दरअसल इंटरपोल के नाम से इसकी स्थापना नहीं होती, बल्कि इसकी स्थापना इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से होती है, जिसका मतलब आईसीपीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, आईसीपीसी के नाम से इसकी स्थापना होती है। लेकिन 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया जाता है। तो बेसिक यहां पर दो फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। इंटरपोल की स्थापना जो है वो 1923 में वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से होती है। लेकिन 1956 में इसका जो अब नाम है वो पड़ता है इंटरपोल। ठीक है भाई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियो में है, फ्रांस में। फ्रांस के लियो में इसका हेडक्वार्टर है। तो दो फैक्ट्स आपको और अलग से ध्यान रखने होंगे कि इसका जो हेड ऑफिस है वो लियो में है, फ्रांस के, जबकि इसका जो स्थापना इसकी हुई थी वो 1923 में वियना में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अगर कुल मिलाकर इसकी सदस्यों की बात करें कि फिलहाल कितने मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स आज तक इसमें 195 हैं। जब कभी भी इसके मेंबर्स घटेंगे या बढ़ेंगे, जो भी अपडेट होगा, हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में उसको अपडेट बता देंगे कि क्या इसके बारे में है। आप उस वीकली करंट अफेयर की क्लास से जरूर जुड़े रहिए, उस प्लेलिस्ट को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने अपने मोबाइल में या जिसमें आप यूज करते हैं उसमें सेव करके रखिए। तो जब भी कभी संडे आता है, हम संडे में हर संडे को उसे प्रोवाइड कराते हैं। तो 195 कंट्री फिलहाल इसमें बने हुए हैं। अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। इसके फिलहाल अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रैसी। अहमद नासर अल रैसी जो हैं वो यूएई के हैं, यूएई देश के ये निवासी हैं। इनको बनाया गया है यहां पर अध्यक्ष, और इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक कार्यकाल रहेगा। अगर बात करें कि महासचिव कौन है, तो ये महासचिव अभी 2025 में अपॉइंटमेंट किया गया है, नया अपॉइंटमेंट है। इनका नाम है वेल्दसी उर्क-इजा। वेल्दसी उर्क-इजा जो कि ब्राजील के निवासी हैं, इनको यहां पर महासचिव बनाया गया है। तो दोनों फैक्ट्स आपको करंट वाले भी ध्यान रखने हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है और वर्तमान महासचिव कौन है। अगर ये भी बदलते हैं तो हम करंट अफेयर की क्लास में इसे भी अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं कि इंटरपोल की संरचना क्या है। तो देखिएगा, नंबर 1 यहां पर एक जनरल असेंबली होती है, सर्वोच्च शासी निकाय होता है, साल भर में एक बैठक होना इसकी अनिवार्य होती है, और अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल 4 साल का होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इंटरपोल का कार्यकाल, जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना, 4 साल का होता है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात है कि एक सामान्य सचिवालय होता है जिसे जनरल सेक्रेटरीट बोलते हैं। ये रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसका समन्वय करता है, संचालन करता है, और महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। तो जो अभी हमने महासचिव आपने देखा, वो उसकी नियुक्ति कौन करती है, महासभा करती है। ये इंटरपोल की संरचना है, एक महासभा होती है, एक सचिवालय होता है। तीसरा इसमें जो होता है इसे हम एनसीबी बोलते हैं, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बोलते हैं इसे। यह हर देश में एक होता है। तो इंटरपोल का एक सेंटर जो होगा, जिसे नेशनल सेंटर ब्यूरो कहते हैं, यह हर देश में एक होगा। जैसे हमारे देश में भी एक होगा, किसी दूसरे देश में भी एक होगा, एक एक हर देश में होगा, जो जो इसके मेंबर्स हैं वहां। इससे फायदा क्या है, जो इंटरपोल और स्थानीय एजेंसियों के बीच संपर्क का मीडियम बनता है, ये एनसीबी। अगर स्थापना का उद्देश्य देखें तो क्या इसका एम रहा है,
तो सदस्य देशों की पुलिस को अपराध के खिलाफ सहयोग और सूचना साझा करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाता है। मतलब हमारे देश के जो क्रिमिनल हैं अगर वो विदेश में जाते हैं तो उन सब की सूचना किसके पास होगी? इंटरपोल के पास होगी। इसका हेडक्वार्टर हम आपको बता चुके हैं। सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पर 195 यहाँ पर टोटल कंट्री हैं। 195 यहाँ पर टोटल कंट्री हैं। यहाँ पर ये याद रखेंगे 195 कंट्री हैं। ठीक है भाई, 195 यहाँ पर टोटल कंट्री हैं। अब भारत जो है सदस्य कब बना है? तो 1949 में इसका मेंबर बन गया था भारत। और भारत में जैसा कि अभी हमने बताया कि एक एनसीबी होता है, एनसीबी होता है ना, नेशनल सेंटर ब्यूरो, वो कौन है? तो भारत का सीबीआई। भारत का जो सीबीआई है वो इसका कौन है? एनसीबी है, नेशनल सेंटर ब्यूरो है। हमने बताया ना कि हर देश में एक नेशनल सेंटर ब्यूरो होता है, तो वो हमारे यहाँ का सीबीआई है। मुख्य कामों में अगर बात करें तो मुख्य काम इसके जो होते हैं वो है 18 इंटरनेशनल डेटाबेस का मैनेजमेंट करना और जो क्रिमिनल हैं उनकी पहचान करना, उनके फिंगरप्रिंट, पासपोर्ट इत्यादि का रिकॉर्ड रखना। साइबर अपराध जो होते हैं, साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद या जो भी सहयोग कर रहा है उस आतंकवाद में, उन सब पर नजर रखना। फॉरेंसिक विश्लेषण और भगोड़े अपराधियों को ट्रैकिंग में सहायता करना। अगर यहाँ का कोई अपराधी है, किसी दूसरे देश में घूम रहा है और वो आतंकवादी है या किसी भी देश का अन्य आतंकवादी है, वो कहीं भी घूम रहा है, तो इंटरपोल के पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी। सदस्य देशों को तकनीकी और विशेषज्ञ सहयोग देने का काम भी ये करता है। स्वयं की गिरफ्तारी, ये स्वयं किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं करता है, इसके पास ये अधिकार नहीं है, केवल सूचना का आदान प्रदान करता है। मतलब कि हमारे देश का अगर कोई क्रिमिनल अगर किसी दूसरे देश में है तो ये हमें केवल जानकारी देगा, ना कि गिरफ्तार करेगा। तो जानकारी हमारे यहाँ पर मिल जाएगी सीबीआई को। अब आगे बात करते हैं, इंटरपोल जो है वो नोटिस जारी करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। 4 भाषाओं में ये जारी करता है, एक अंग्रेजी, एक फ्रेंच, एक स्पेनिश और एक अरबी। ये 4 भाषाएं आपको ध्यान रखनी है। ये 4 भाषाओं में अपने नोटिस जारी करता है। और नोटिस के कई प्रकार होते हैं, ऑरेंज नोटिस होता है, रेड नोटिस होता है। इस प्रकार से नोटिस के बारे में और आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। एक होता है रेड नोटिस, ये कौन जारी करता है? इंटरपोल जारी करता है। रेड नोटिस जो होता है वो भगोड़े अपराधियों की गिरफ्तारी या स्थान की जानकारी देता है। और उदाहरण के लिए जैसे अपराध करके भागे व्यक्ति को पकड़ने के लिए ये रेड नोटिस जारी करता है। रेड नोटिस का क्या है कि ये उसकी अपराधी की गिरफ्तारी या स्थान की जानकारी हेतु यहाँ पर जानकारी नोटिस जारी कर देता है ये। ठीक है भाई, ये एक हो गया। दूसरा यहाँ पर जारी करता है येलो नोटिस। येलो नोटिस जो होता है वो लापता व्यक्ति, विशेषतः बच्चों के लिए या उनकी पहचान ना बता सकने वाले व्यक्तियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर करता है येलो नोटिस। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी कभी भगोड़े अपराधी अगर जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी या उनकी जगह बताने का काम करेगा रेड नोटिस से। येलो नोटिस से अगर कोई गुम हो गया है, उस लापता व्यक्ति की पहचान न बता सकने वाले लोग उनकी, या फिर कोई बच्चा है, अब भाई पहचान तो नहीं बता सकता है बच्चा, उसकी जानकारी देगा, या कोई लापता व्यक्ति है उसकी यहाँ पर जानकारी देगा, गुमशुदा है, बुजुर्ग है, उन सब व्यक्तियों की यहाँ पर येलो नोटिस से जानकारी देगा। एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस भी ये जारी करता है किसी व्यक्ति की पहचान और गतिविधि या उसका स्थान जानने के लिए। जब कोई अपराधी की पूरी जानकारी नहीं होती है तब ये ब्लू नोटिस जारी करता है। तो ब्लू नोटिस भी याद रखना है। एक है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस जो होता है वो डेड बॉडीज जो होती हैं, अज्ञात शवों की जानकारी साझा करने हेतु, जब कोई मृत शरीर जो पहचाना न गया हो उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर ब्लैक नोटिस निकालता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि रेड नोटिस किसके लिए है, ब्लू नोटिस किसके लिए निकालता है, और ये नोटिस कौन निकालते हैं? तो इंटरपोल निकालता है। एक है ग्रीन नोटिस, ऐसे अपराधी के बारे में चेतावनी या दूसरे देशों में भी अपराध दोहरा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ ग्रीन नोटिस ये देता है। जैसे कोई सीरियल क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब यहाँ भी क्राइम कर रहा है, वहां भी क्राइम कर रहा है, मतलब सीरियल किलर है वो, तो उसके लिए कि ग्रीन नोटिस ये निकालता है। भाई ध्यान रखना, इंपोर्टेंट ये नोटिस है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब अगला है ऑरेंज नोटिस। किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु में से संभावित खतरे के लिए चेतावनी देता है। ऑरेंज का मतलब केवल चेतावनी है, खतरा हो सकता है उसके लिए यहाँ पर ये नोटिस जारी करता है। जैसे कोई विस्फोटक वस्तु है, मतलब कोई बॉम्ब वगैरह है, या कोई संदिग्ध बैग मिल गया है, उसके बारे में यहाँ पर ऑरेंज नोटिस जारी करेगा। एक नोटिस और है जिसे हम बोलते हैं पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस जो है अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, वस्तुओं या तरीकों की जानकारी साझा करने हेतु ये पर्पल नोटिस जारी करता है। जैसे किसी ने नकली पासपोर्ट का यूज किया हो
छिपने के तरीके किसी तरीके से इस्तेमाल किए गए हों तो उसमें ये यहाँ पर पर्पल नोटिस जारी करेगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक रेड नोटिस ध्यान रखना है, येलो नोटिस ध्यान रखना है, ब्लू नोटिस ध्यान रखना है, ब्लैक है, ग्रीन है, ऑरेंज है और पर्पल नोटिस है। इसमें रेड नोटिस आप विशेषकर ध्यान रखेंगे और एक ग्रीन नोटिस यहां पर याद रखना है, ये एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। बाकी सभी नोटिस आपको ध्यान रहने चाहिए, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब आपके लिए सवाल है, क्योंकि हम इसके बारे में आपको तकरीबन सब कुछ बता चुके हैं, सवाल आपके लिए है कि वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है। आप ध्यान रखेंगे महासचिव की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इंटरपोल की, और यह सवाल बैंकिंग के एग्जाम में आईबीपीएस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन होते हैं, 4 साल का कार्यकाल इसका होता है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। कमेंट करना जरूरी है अगर आपका कोई डाउट है तो। आगे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो। फिर कब सब्सक्राइब करोगे? सब्सक्राइब करने का फायदा यह होगा कि हमारे जो भी लेक्चर्स आते हैं वो आपको डायरेक्ट यहां पर प्रोवाइड होते रहेंगे। आप कमेंट करने में आपको आसानी होगी। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर जो भी चैनल के जो भी अपडेट होते हैं हम वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं। आपके जो भी मित्र किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे ये प्लेलिस्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, उसे पूरी तरीके से ये मदद करेगी। चाहे वो ग्रुप डी का कोई स्टूडेंट है या सिविल सर्विसेज का कोई स्टूडेंट है, सभी में ये पूरी तरह हेल्प करेगी। और सभी के लिए, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, स्टैटिक जीके हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सभी हम विधिवत तरीके से लेक्चर वाइज नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके विधिवत तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हमने प्लेलिस्ट दे दी है, वहां से भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।